हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का नवंबर 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2424 में दो के स्थानीय मानों का योगफल। 2424 में दो के स्थानीय मानों का योगफल, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 2424 दो के स्थानीय मान निकालना। इसका दो का क्या होगा, 2 गुणे 10 बराबर 20। इसका दो का क्या होगा, 2 गुणे, ये 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, बराबर 2000। ठीक है, और इसका क्या स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, तो 2000 प्लस 20, 0202, 2020 चल रहा, 2020 आपका आंसर आ गया। देखिए 31 का आपका ऑप्शन नंबर 4 से दिया है 2020। ठीक है, स्थानीय मान निकाला और उनको ऐड कर दिया, काफ़ी सिंपल था। तो इसका 31 का आपका आंसर नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन में क्या कहा है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। हमने क्या बताया था आपको, सार्वगुणज मतलब लासा, और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज मतलब ये भी लासा की बात कर रहा है। ठीक है, बराबर है। तो देखिए 12 और 16 का लासा और गुणा 10 और 15 का लासा बराबर होगा किसके, गुणा करा के 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। तो पहले हम लोग 12 और 16 का निकालते हैं। ठीक है, 2 से निकालिए, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से निकालेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, और फिर 2 से निकालेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एक कम 2, और फिर आखिरी 3 से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका लासा। इसका होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सोलह 48। ठीक है, ये एक बार ऐसे देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 3। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 12 चौको 48। ठीक है, ये आपको समझ आया। और फिर अब देखिए ये 12 और 16 का था, अब 10 और 15 का देखिए क्या होगा, 10 और 15, 2 पंचे 10, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा पहले, 5 3 पचे 15, फिर 5 से। इसका क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 और 5 6 पंचे 30 आया है। ठीक है, पहला देखिए क्या, 12 और 16 का 48 आया है, और आपका 10 और 15 का आया है 30 लासा। और फिर क्या पूछ रहा है, इन दोनों का गुणा ही तो पूछ रहा है। देखिए ये गुणज, फिर इसका क्या गुणा पूछ रहा है, तो 48 गुणे 3 कर दीजिए, 48 गुणे 30। जीरो से पहले जीरो लगा लीजिए, 3 अट्ठे 24 की 4, आंसर लगा 2, और 3 चौको 12 13 14, 1440 आया। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपका 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लीजिए, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज मतलब लासा, और गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, दोनों का सार्वगुणज निकाल दिए और दोनों का गुणा कर दिया, आंसर आपका तीसरा 1440। ठीक है, सरल लगा हुआ आपको काफ़ी। अब देखिए अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, गुणनफल 140 गुणा 101। ठीक है, गुणनफल किसका निकालना है, 140 गुणा 101। पहले इसे सॉल्व करना है, को में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहली बात तो आपको गुणा तो कराना पड़ेगा ना, तो पहले आप गुणा कराइए 140 का 101 से। ठीक है, देखिए एक बार जाएगा तो 140 आ ही जाएगा, फिर 0 से 0 0, और फिर डबल क्रॉस, और फिर ये आएगा 0 4 1, 0 4 1 4 1, कितना आया, 14140 आया है। ठीक है, आपका इसका गुणा कितना आया है, 14140, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि 14414 प्राप्त हो जाए, तो 14414 जो दिया हुआ ये, इसमें से इसको आपका आंसर घटा दीजिए, 14140, 14140, 4 में 0 4, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2, और ये तो 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 274 बचा। देखिए आपको ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है। ठीक है, 274, तो दोनों को गुणा किया और टोटल से घटा दिया, सिंपल था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 274 आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या दिया है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो गुणनखंड निकालना है, तो हमने आपको बताया था गुणनखंड आप इससे नहीं निकालेंगे, फैक्टर से। ठीक है, आप ऐसे ही निकालेंगे, 100 ऐसे रखिए और अब निकालिए। देखिए पहला होगा 1 गुणे 100। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, 50, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 से हाँ जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, 6 से जाएगा, 6 कम 6 40 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से, 8 कम 8 नहीं, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, 10 से जा रहा है, तो 10 गुणे 10। अब 11 तो ले नहीं सकते क्योंकि 10 से छोटा होगा, तो यही होंगे। ठीक है, और क्या, तो गुणनखंड तो निकला है, लेकिन गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, तो आप योगफल ले लीजिए। क्या होगा देखिए, 0 0 5, तो 5 की 5 आ गई, फिर यहाँ 0, फिर 5 6 7 8 9 और एक 10 की 0, वहाँ से लगा 1 और ये 2,
कितना हो गया ये 205 हो गया। ठीक है, अब आपको एक सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, देखिए 10 आप इसमें ले चुके हैं और ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सभी गुणनखंड, तो उसमें से गुणनखंड अगर आप लिखने के लिए कहते हैं तो आपका क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 50, ऐसे 10 गुणे 10, दो एक ही जैसे गुणनखंड नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, गुणनखंड तो सिर्फ क्या होगा एक ही होगा। तो आपने देखिए 1 10 तो यहाँ पे जब हमने जोड़ा तो इसको 1 10 को तो ले लिया, अब इस वाले 10 को आप नहीं लेंगे। ठीक है, जोड़ में बस यही ध्यान रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया गया आपको। सबसे पहली बात देखिए दो टाइम्स है तो 2 टाइम्स नहीं लिए जाएंगे, एक ही टाइम्स लिया जाएगा कोई भी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 2 1 3 4 3 7 7 5 12, तो 205 इसका आया था और 12 इसका आया था, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 217। ठीक है, देखिए 217 ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंड निकाल लिए। 10 देखिए 2 बार था तो ये 2 बार नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक बार ही लिया जाएगा, एक बार किसी में भी ऐड करा दीजिए तो आंसर आपका तीसरा आ जाएगा। तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा 217 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है किसी दिन 6:14 AM, क्या कहा था क्वेश्चन में, किसी दिन 6:14 AM दिया हुआ है से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले टाइम देखिए कब से स्टार्ट हुआ है, 6:14 AM दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना है 8:02 PM। तो इससे पहले राउंड फिगर में बनाइए, तो अगर 7 बजाने होंगे तो हम इसमें कितना घटाएंगे, देखिए 60 में से, सॉरी ये 60 में से 14 आप माइनस कर लीजिए, 60 में से 14 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6 या 5 में से 1 गया 4, 46 मिनट, मतलब अगर आप ऐड कर दीजिए 7 बज जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अलग लिखिए, हमने बताया था ना आपको, जैसे आप इसको ये 46 मिनट हमने ऐड कर दिए तो ये कितना बज गया, 7 बज गया। फिर 12 बजने तक कितना हो जाएगा, 5 घंटे लगेंगे ना, 7 के बाद 8 9 10 11, तो देखिए 7 से 8 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे और ये 5 घंटे, तो 5 घंटे और लग गए। कितना बज गया, 12 बज गया ना, 12 PM, दोपहर का 12 बज गया। ठीक है, अब शाम का देखिए PM का दिया 8:02 PM, तो 8:02 PM तो सीधे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, पहले आप राउंड फिगर बना लीजिए, फिर 12 बजे तक पहुंचा लीजिए, फिर 12 के बाद सीधे दिया ही हुआ है 8:02, तो 8:02 सीधे, और बस सबको ऐड कर दीजिए। कितना आएगा 6 2 8, ये 4 8 5 13, देखिए कितना आया 13 घंटे 48 मिनट आ रहा है। ठीक है, सीधे सीधे आ गया आपका 13 घंटे 48 मिनट। देखिए तीसरे ऑप्शन पे दिया भी हुआ है 13 घंटे 48 मिनट। ठीक है, तो आपके 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो हमने आपको कहा था 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो बस भाग कर दीजिए, 2/3 बटे 1/6, और ऊपर से नीचे वाले का गुणा, बीच वालों का गुणा, तो क्या आएगा देखिए 2 × 6 बटे 3 × 1, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आंसर कितना आया 4। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है, 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर तीसरा 4। ठीक है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, शेषफल पूछ रहा है, तो पहले आपको 12 से भाग देना पड़ेगा, 12 10 12। ठीक है, 12 10 12, 12 एकम 12, खत्म हो गया। देखिए एक हमने लिया तो जा नहीं रहा, तो 0 बढ़ा दिया, फिर एक और ले लिया, फिर भी नहीं जा रहा, तो इसका भी 0 बढ़ा लिया, फिर एक और ले लिया। ठीक है, 101 है। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा 12 पंचे 60, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 96, और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5, और ये 9 में से हो गया 0। अब बचा क्या है, देखिए एक भी आपने उतार लिया था, बचा है 2, तो आपका आ गया 2, 12 चौको कितना होता है 48, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4, तो शेषफल कितना आया 4 आ रहा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में चौथे नंबर पर दिया है, तो 37 नंबर क्वेश्चन में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या लिखा है 1 पैसा, और रुपये में बनाएंगे, देखिए 1 पैसा 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसा बराबर क्या होगा, इसमें भाग होगा ना, उल्टा जाएंगे तो 1/100, तो कितना हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0.01 दिखा है, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या दिया, 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में 12 और आधा में 6, तो 12 6 18, मतलब दूसरा भी आपका सही है। तीसरा क्या है, 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, हमने आपको बताया था ये मिली और ये यहाँ पे सेंटी। ठीक है, तो मिली यहाँ जाएंगे छोटे से बड़ा तो गुणा, और यहाँ से जाएंगे तो भाग।
ठीक है। अब ये देखिए 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर भाग देना पड़ेगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 0.1। तो ये भी इसका मतलब 3 तो सही है, बचा चौथा यही गलत होगा। फिर भी चेक करते हैं क्या होगा। 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, 3 लीटर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर हो गया, और 30 मिलीलीटर और दिया हुआ है, तो 30 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3030, और इसमें दिया कितना देखिए 330, यही गलत है ना, तो आपका यही उत्तर सही होगा, क्योंकि उसने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं होगा, चौथा, यही गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है एक चॉकलेट के बराबर 12 बराबर भाग हैं। जैसे अगर आपने डेयरी मिल्क देखी हो तो डेयरी मिल्क ऐसे बनी होती है, ठीक है। पहले तो ये डेयरी मिल्क, फिर उसके क्या है ऐसे ऐसे टुकड़े बने हैं, देखिए ध्यान से, तो ठीक है, एक छोटा एक बड़ा हो गया है, पर क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है टुकड़े बने होते हैं ना डेयरी मिल्क, तो ऐसे ही चॉकलेट है, इसमें 1 2 3 4 5, हम इसमें और बढ़ा देते हैं 2, ठीक है। इस पर क्या है 6 टुकड़े हो गए, देखो 12 टुकड़े होगा, ठीक है। ये चॉकलेट है, आपकी इसमें 12 बराबर भाग हैं। मंजू की चॉकलेट थी, तो मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, तो 12 टुकड़े थे, तो 12 का 1/4 कितना होगा 4 3 12, मतलब 3 टुकड़े, ठीक है। 3 टुकड़े किसको दे दिए अंजू को, नहीं सॉरी मंजू को दिए ये, ठीक है। मंजू को इतना चौथा दे दिया, ठीक है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया है, अंजू ही है ये, ठीक है। 3 अंजू की हो गई, इसका 1/3 भाग सुजाता को, 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा 3 चौको 12, मतलब 4, ठीक है। ये किसको दिया है सुजाता को। और इसका 1/6 भाग फिजा को दिया, फिजा को कितना दिया है 1/6 भाग, 6 दूनी 12 2, ये किसका भाग है ये फिजा का भाग है, ठीक है। तो देखिए 3 4 2 बांट दिए हैं, फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब कितने चॉकलेट बचे हैं, तो देखिए 4 3 7 8 9 टुकड़े तो बांट चुकी है, ठीक है। और टोटल कितने थे 12 थे, तो 12 में से 9 को घटा दीजिए, कितने बचे उसके पास, कितने टुकड़े बचे होंगे तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए 3 टुकड़े बचे हैं उसके पास। उसने 1/4 दिया था अंजू को, तो ये 3 टुकड़े हो गए, और 1/3 दिया था, तो 4 टुकड़े सुजाता को दे दिए, और 2 टुकड़े फिजा को दे दिए, टोटल को ऐड करा के माइनस करा दिया, ठीक है। आपका आंसर आ गया। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, मतलब 2.5 रुपये का मतलब 2.5 रुपये, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे। 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य, 3.5 दर्जन, 3 दर्जन है मतलब 1 दर्जन में कितना होता है 1 दर्जन बराबर 12 नग, ठीक है। और 3 दर्जन बराबर, तो 12 × 3, ठीक है, 36 हो गया, 12 36। तो देखिए 3.5 दर्जन का आधा, तो 3 दर्जन तो 36 हुए, और एक में तो 12 थे, तो आधे में कितने होंगे 6 और होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 42 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो यही समझिए एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये था, वो चीज़ अलग है। पहले देखिए 3.5 दर्जन, तो 12 दूनी 24, 12 36, 3 दर्जन तो 36, और 3.5 तो 6 और, तो 36 और 6 42, तो 42 क्या हो गए 42 संतरे हो गए हैं आपके पास टोटल, और एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपया एक संतरे का है, तो 42 संतरों का मूल्य कितना होगा देखिए 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21, 2 से करिए 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 0 4 1 5 और 8 2 10, ठीक है। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आया है 105 रुपये आया आपका, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है 105 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे का, देखिए पहले वर्गाकार कमरा बना लीजिए जिसकी फर्श क्या है 10 मीटर लंबाई है, यहाँ 10 मीटर लंबा, मतलब 10 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, ऊंचा नहीं 10 मीटर लंबा और चौड़ा, 10 ही 10 होंगी, 10 बाई 10 क्योंकि वर्गाकार दिया, ठीक है। वर्गाकार फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है, मतलब इसमें टाइल्स लगानी है इसमें। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या क्षेत्रफल में ही तो लगेंगे, ये 10 बाई 10 है। अगर कोई चीज़ अगर आप बनवाते हैं, कोई चीज़ जैसे लोहा वगैरह की कोई जाली वगैरह बनवाएंगे, तो आप क्या होगा उसमें बताएगा आपको कि हम इतने रुपए स्क्वायर फीट बनाएंगे, स्क्वायर फीट का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई में बताता है वो कितना, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 10 बाई 10 का है तो इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 10 मीटर है। पहली बात तो एक चीज़ और बता दें आपको, देखो ये 10 मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर है, तो इसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो 10 मीटर बराबर
1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1000 गुणे 1000। ठीक है, 1 और 3 0 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रफल हो गया इसका। आपके इसमें 6 0 लग गया, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल देखिए क्या है, टाइल्स की जो इतनी छोटा टाइल्स है उसकी लंबाई देखिए 50 सेंटीमीटर दी है, और ये इसकी चौड़ाई भी तो होगी 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, और ये किसका आ गया, टाइल्स का। 50 सेंटीमीटर लंबी थी तो 50 गुणा 50 मतलब 2500 सेंटीमीटर की एक टाइल्स है। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना था, ये आपके 6 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2500 स्क्वायर, 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, ये आपके कमरे का क्षेत्रफल आ गया, ये आपके टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। तो आवश्यक टाइलों की संख्या देखिए कितना, 2 0 से 2 0 काट दीजिए पहले, फिर देखिए 25 से सीधे काटा हमने तो 25 चौको 100 और ये डबल 0 और आ जाएंगे। तो कितने टाइल्स आ गए आपके, 400 टाइल्स। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है 400। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 400 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक बार क्वेश्चन और रिवाइज कर लीजिए। 10 मीटर लंबाई वाला एक वर्गाकार कमरा है, तो उसका पहले क्षेत्रफल निकालिए। ये कितना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, और ये मीटर में था तो हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है, क्योंकि आगे भी सेंटीमीटर में दिया है तो हमें एक ही यूनिट में काम करना पड़ेगा, कोई भी एक बना लीजिए। ठीक है, तो हमने एक कमरे का क्षेत्रफल निकाला और ये टाइल्स का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। आवश्यक टाइलों की संख्या 400, मतलब आपको 400 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है 2 वर्गों का परिमाप, मतलब एक वर्ग का परिमाप ये, दो दूसरे का ये। तो वर्ग देख लीजिए आप, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। इसका 12 परिमाप है, इसका 24 परिमाप है। परिमाप बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो पहले तो इसकी भुजा निकालिए, भुजा कितनी होगी, परिमाप बटे 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो भुजा बराबर 4 नीचे चला गया, परिमाप बटे 4, तो ये 12 बटे 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 24 बटे 4। तो ये 4 3 12, इसकी 3 भुजा आ गई, और 4 6 24, इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, भुजाएं आ गई आपकी। ठीक है, देखिए एक की भुजा कितनी आई, ये पहले वाले की 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर, ये भुजाएं आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का क्या है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक का आया है 9 और दूसरे का क्या आया है 36, पहले का 9 दूसरे का 36। तो क्षेत्रफल वर्ग कितने गुना है, मतलब तो 9 चौको 36 होता है। देखिए 4 गुना है कि नहीं है, 9 चौको 36, और यही तो पूछ रहा था क्षेत्रफल कितने गुना है, तो 4 गुना है। ठीक है, तो देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 42 का आंसर नंबर तीसरा 4 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, परिमाप दिया था उससे आपने भुजा निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया दोनों का, और क्षेत्रफल को दोनों में क्या है कंपेरिजन करके देख लिया, तो 9 चौको 36, 4 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयताकार एक बक्सा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और फिर आगे दिया है 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आयतन, ठीक है ये सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर घनों को। आइए अब बात करते हैं, पहले इसकी आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बताया गया आपको। 10 गुणे 8 गुणे 6, 10 अट्ठे 80 गुणे 6। ठीक है, 8 6 कितना होता है 48, 480 होगा, है ना। देखिए कितना होगा 480, 8 6 48 और 480, 480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसकी है, ये आयताकार जो बक्सा है उसकी क्या आया है, उसका क्या आया है आयतन आया है। और टोटल आयतन है कितना आपके पास 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है। ठीक है, कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, एक बक्से का इतना है, तो 6240 अगर पैक करना है तो कितना होगा, तो दोनों का भाग कर दीजिए, कितने बक्से आ जाएंगे। अभी सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए किससे जाएगा, 4 से चला जाएगा क्या, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, हाँ चला जाएगा 4 से। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से आइए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 6 24। ठीक है, समझ आया। अब 12 से डायरेक्ट दे लीजिए, देखिए 12 एकम 12, बचा कितना 3, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए 13 दिया हुआ है।
ठीक है। तो क्या था, आंतरिक चौड़ाई, तो आपने उसका आयतन निकाल लिया और जो टोटल आयतन था भाग दे दिया, तो बक्सों की संख्या कितनी आ गई, 13। मतलब इतने 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए हमें 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर नंबर दूसरा 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। ठीक है, 4 और 1/3 समकोण, 4 समकोण और 1/3 समकोण। तो 4 समकोण, एक समकोण होता है 90 अंश का, तो 4 कितने का होगा, 9 चौको 36, 360 अंश के। तो 4 तो आ गए हमारे 360 अंश के, और 1/3 और 90 का 1/3 कर लीजिए, 3 त्रिकोण 30 डिग्री और, मतलब 30 डिग्री और ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 390 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 4 समकोण पहले, तो 4 का गुणा करा दिया तो 360 हो गया, और फिर 1/3 समकोण और, तो 30 और, तो 390। ठीक है, 390 डिग्री आ गया। 390 डिग्री देखिए पहले में दिया हुआ है, 390 पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर पहला 390 डिग्री। ठीक है, समझ आ गए होंगे आप, काफ़ी सिंपल था ये। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कहा गया है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, एक ये भी है, एक ये भी, ये वर्ग बना हुआ है छोटा सा, इसमें 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, मतलब जिस पे ये डैश डैश लाइनें बनी हुई हैं, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, अगर ये लाइन से लाइन, मतलब किसमें, मतलब जैसे विकर्ण बना रहा होता, जैसे ये ऐसे, ये सारे फिगर विकर्ण बना रहे होते, तो आप आसानी से निकाल लेते कि इसका जितना आएगा उससे आधा कर लीजिए। लेकिन देखिए ये क्या है, कुछ इसका फिक्स नहीं है, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ से क्या है, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर तो आपका ये पक्का है। ठीक है, एक 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 करके। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप इसे यहाँ से तोड़ लीजिए, यहाँ से इसे 1 मिनट तोड़िए, तो देखिए क्या बने, ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, बना, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से अगर हमने काटा इसे तो ये बन गए। और देखिए यहाँ कितने डिब्बे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं, तो देखिए एक हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 डिब्बे यहाँ पे हो गए। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, ये 1 सेंटीमीटर का एक डिब्बा था, तो 4 सेंटीमीटर की, और ये 3 का। आगे बात आपको समझ आ गया होगा फिगर, ये हमने फिगर काट लिया बीच से, ये 4 डिब्बे थे 4 सेंटीमीटर, ये 3 डिब्बे थे तो 3 सेंटीमीटर, और ये एक त्रिभुज बन गया है, और वर्ग बने हुए हैं तो समकोण भी है आराम से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना है इसका, देखिए 4 आधार है और ऊंचाई 3 है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, ऊपर वाला जो है ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले का तो आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा ये है, इसका भी निकालना पड़ेगा ना हमें, तो इसका भी होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो देखो दोनों में सेम था, इसका भी 4, इसका भी 4, और ऊंचाई क्या होगी इसकी, देखिए ऊंचाई ये यहाँ से जा रही होगी, तो ये देखिए यहाँ से, ये 2 क्षेत्रफल है ना, तो 2 डिब्बे हैं एक एक के, तो 2 हो जाएगी ना ऊंचाई। समझ आ गया आपको। ये देखिए ये तो आपका आधार था ही था, यहाँ से ऊंचाई सीधी सीधी चली जाती है, तो ये सीधी सीधी ऊंचाई कितनी है, देखिए यहाँ से 1 और 2, तो 2 हो गई, 2 से 2 काट दिया, मतलब 4। तो एक ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसकी 4 आ गई, और ऊपर वाले की 6 आ गई। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो अलग अलग आई है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वही वर्ग सेंटीमीटर को या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है 10। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आपने पहले इसको त्रिभुज में बांट लिया, क्योंकि ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते थे, पर इसमें त्रिभुज दिया था, फिर आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के आंसर अलग अलग आ गए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2, 4 = 1 + 3, मतलब उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक से अधिक उसे क्रियाएं आती हैं, मतलब एक से ज़्यादा ट्रिक्स आती हैं उसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। ठीक है, उसका विकास किस अवस्था पे, पहले देखिए परिमाणात्मक, नहीं तो परिमाणात्मक नहीं होगी। दूसरी क्या है, विभाजनात्मक, ये भी गलत हो जाएगी। तीसरी क्या है, गुणनखंडीय, नहीं गुणनखंडीय गलत हो जाएगी। चौथी क्या है, संक्रिय अवस्था, तो 3 गलत होगी, तो चौथा वैसे भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, जिसमें उसको एक से अधिक तरीकों से सॉल्व करना आता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो भी उसकी क्रिया है सॉल्व करने की, उसके अंदर अच्छे से आ चुकी है और वो अच्छे से सॉल्व भी कर सकती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, इसे संक्रिय अवस्था दिया है यही। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर चौथा संक्रिय अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, हाँ ठीक है, लेकिन लिखता क्या है 40,082। आ गई बात, 482 पढ़ता तो है लेकिन लिखता है 40,082। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है, यह शिक्षक को किस ओर संकेत करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है, नहीं पढ़ तो रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। स्थानीय मान की समझ अगर स्थापित नहीं कर पाता तो बोल भी नहीं पाता। आप देखिए ठीक है, तो क्या स्थानीय मान, लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। पर तीसरा क्या है देखते हैं, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। नहीं, विस्तारित ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो पहला और तीसरा तो एकदम ही करेक्ट। चौथा देखते हैं क्या है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। ठीक है, भली प्रकार से लिखना सीख जाएं, तो लिखना तो सीख ही गए ना उसे, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। बच्चे का क्या, आपका दूसरा यही आंसर सही होगा। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, तो आपका 47 का ऑप्शन नंबर दूसरा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर 482 को वो 40,082 लिख रहा है तो इसका मतलब है बच्चा ध्यान से सुनता तो है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, 2 अंकीय संख्याएं हैं, व्यवकलन मतलब आप कुछ भी मान लो, उनके सॉल्यूशन अगर बताया जाए तो प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। ठीक है, अनुगमन मतलब क्या करता है, मतलब फॉलो करता है, अनुगमन का मतलब। चरण पहला क्या है, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति कराना। स्थानीय मान के साथ में 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति कराता, पहला चरण ये हो गया। दूसरा क्या है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करना। ठीक है, टैली चिन्ह ये होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका दूसरा। तीसरा क्या चरण क्या है, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। ठीक है, देखिए स्थानीय मान के अंतर्गत कॉलम के अंतर्गत क्या कर रहा है, व्यवकलन का अनुप्रयोग करना भी सिखा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन ये हो गया। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है, इससे वो किस पाठ का विकास कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन पहला क्या है, ऑप्शन पहला है आपका, देखिए व्यवस्था संकल्पना। ठीक है, व्यवस्था संकल्पना है। फिर क्या है, व्यवस्था संकल्पना उसने सही कहा है। देखिए पहले क्या उसने किया, स्थानीय मान और व्यवस्था की समझ को 2 अंकीय संख्याओं से पुनरावृत्ति कराई, तो व्यवस्था संकल्पना कराई, ये बात तो सही है। फिर क्या है, संक्रिया और फिर परिकलन प्रक्रिया। नहीं, परिकलन प्रक्रिया तो यहाँ पे आ चुकी है, देखिए दूसरे चरण में। यह प्रक्रिया छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग, तो ये परिकलन क्या होगा यहाँ होगा, तो ये क्या होगा, आपका संक्रिया पहले नहीं होगी, संक्रिया लास्ट में होगी, तो आपका पहला गलत हो गया। और इसमें देखिए दूसरे में क्या है, संक्रिया पहले ही आ गई है, तो संक्रिया पहले नहीं होगी, संक्रिया लास्ट में होनी है। ठीक है, परिकलन, ये देखिए परिकलन प्रक्रिया पहले ही परिकलन होने लगा, फिर व्यवस्था बाद में बनाई जा रही, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या है, देखिए व्यवस्था संकल्पना और फिर इसमें परिकलन प्रक्रिया पहले है और फिर बाद में संक्रिया है। ठीक है, तो परिकलन प्रक्रिया होगी फिर संक्रिया होगी, तो क्या आपका चौथा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 48 दिया है उसमें क्या है, शिक्षक जो है वो किस चीज़ का अनुगमन कर रहा है या पाठ का विकास किस स्थिति में कर रहा है, तो उसका ऑप्शन चौथा है, पहले वो व्यवस्था संकल्पना करेगा, फिर परिकलन प्रक्रिया करेगा और फिर संक्रिया, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, किन्हीं 2, कोई भी 2 संख्याओं को गुणा करना है आपको जिससे 24 आपका गुणनफल प्राप्त हो जाए, यह है प्रश्न। पहला देखिए क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, बात सही है आपकी, हो सकता है आपका पहला। दूसरा क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है, नहीं बंद अंत वाला नहीं है क्योंकि इसमें देखिए 24 का गुणनफल बहुत सारी संख्याओं से निकल सकता है। ठीक है, तो बंद अंत नहीं है, खुला अंत है। तीसरा क्या है, बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वे सही उत्तर दे सकें। सामान्य रणनीतियों की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो आपका पहला ही इससे ज़्यादा करेक्ट है। चौथा क्या है, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, नहीं, तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका पहला ही बचेगा करेक्ट आंसर। तो 49 में क्या है, 2 संख्याओं को गुणा करने में 24 गुणनफल प्राप्त हो, इसका सही उत्तर है मुक्त अंत वाला प्रश्न है ये, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, तो इसका 49 का ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है,
कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं। मतलब अगर उसे कॉपी में लिख के दिया गया 1/2 भागित 1/3 तो इसे सॉल्व कर लेता है वो, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते थे। सॉल्व करना उन्हें आता है, लेकिन उन्हें क्या है, उसकी भाषा नहीं क्लियर हो रही थी। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। पहला क्या है, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। नहीं, बहुत खराब तो नहीं है। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा क्या है, भिन्नों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। चौथा क्या है, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, योग्य तो है। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर तीसरा बचा है कि अगर 1/2 और 1/3 वो सीधे सॉल्व कर सकता है, और वो इस आपके आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े ये नहीं सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर नंबर तीसरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है, हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों जैसे पैटर्न का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। ठीक है, कोई भी परिकल्पना बनानी है, कोई चीज़ सीखने के लिए वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर दें। देखिए पहला क्या था, 21/3, तो सीधे सीधे साथ हैं 21, फिर 2.1 0.7, मतलब देखिए क्या है, पहले किसी में नहीं था, फिर एक अंक के बाद में लगाया, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। ठीक है, ये इसने ऐसा पैटर्न बनाया है। फिर इसमें क्या देखो लिखा, वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि किसका अवलोकन कर सकें। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे गुणज को 10 से गुणा कर दिया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। ठीक है, ये बात इसकी सही है, लेकिन ये जो इसमें क्या दिया है, इसमें तो गुणन का कोई काम ही नहीं है। बात उसने सही की है, एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाए, मान लो कोई भी संख्या है 512, हमने इसको 10 से भाग किया और 10 से ही गुणा कर दिया, तो क्या उत्तर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, समान रहता है गुणनफल, तो आपका सही है। लेकिन क्या है, उसे ये जो उसने ये जो पैटर्न बनाया उसके हिसाब से आंसर देना है, तो पहला आपका इसके हिसाब से आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर तो सही है लेकिन इसके हिसाब का आंसर नहीं है, तो आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या है, यदि एक भाजक की 10 से घटत होती है, भाजक की एक 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, भाजक की 10 से घटत हो, 50 की जगह 40 हो जाए और दूसरे की 10 की घात से बढ़त हो और यहाँ पे 50 से ही भाग दे रहे हो तो यहाँ 60 हो जाए, तो क्या गुणनफल समान रहता है? नहीं, गुणनफल समान नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा देखिए क्या है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाएं, भाजक और भाज्य मतलब अगर आपका 52 है और ये 10 से भाग दे रहे थे तो भाजक और भाज्य 10 के दोनों से बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, तो भागफल समान रहता है। ठीक है, भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ठीक है, देख सकते हैं तीसरा हो सकता है। पर चौथा देखते हैं क्या है, यदि और भाज्य और भाजक दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है, भागफल 10 की घात से घटता है। ठीक है, तो भागफल तो घटता ही नहीं है। देखो आप जैसे 67 मान लो और इसको आप क्या मान लो 20 मान लो, तो इसको ये 57 कर दोगे और ये 10 कर दोगे तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? इसमें नहीं आएगा। तो क्या है आपका, देखिए चौथा भी गलत हो गया। ठीक है, 10 की घात से घटाते हैं तो भागफल 10 की घात से नहीं घटता है, तो बचा सिर्फ तीसरा ही आपका, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसने भाग के बारे में कहा, तो उसमें क्या, यदि भाज्य और भाजक दोनों में 10 की घात से घटाए या बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, देखो 10 में दोनों का भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, भागफल समान रहता है। ठीक है, इसका भागफल क्या होगा, समान रहेगा। 7 का 21 से करो, चाहे 0.7 का 2.1 से करो, और आप चाहे 0.21 का 0.07 से करो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 51 का आंसर नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, पियाजे का विश्वास था, जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। सामाजिक अनुदेशन से, समाज में जो क्रियाएं चल रही होती हैं उस अनुदेश से हम सीखते हैं। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत पर विश्वास करता है। तो क्या हुआ, पहला क्या ऑप्शन दे रहा है, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोग गतिविधियों का प्रयोग करना। ठीक है, अब देखिए कक्षा में ही तो है ये, तो सामाजिक प्रक्रिया तो है नहीं,
तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा, पर देखते हैं आगे और क्या होगा। दूसरा क्या है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग। तो ये बात देखिए सही है, इस पे तो कक्षा में ही है, ठीक है। और हस्त परिचालक, और दूसरे क्या है, प्रयोगशाला विधि। तो क्या है, आपका पहला तो गलत हो गया दूसरे के सामने, दूसरा आपका ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तीसरा क्या है, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, नहीं। चौक और डॉक नहीं, तो तीसरा और चौथा भी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जीन पियाजे ने जो सामाजिक अनुदेशन का सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से क्या होगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर, ठीक है, ये रूलर बना हुआ है फुटा, ये मिला हुआ है, दिखाया जाता है, और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। 5 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ उसने चिन्हित कर दिया है, ठीक है, चिन्हित करता है। और उसका उत्तर है, उसका उत्तर क्या है, देखिए पहला क्या है, सही है, उत्तर उसका सही है। आगे से तो टूटा हुआ है ना, तो 1 सेंटीमीटर तो उसमें है, ये तो 5 सेंटीमीटर तो इतना होगा नहीं ना, तो ये उत्तर सही तो है नहीं। ये 2 से स्टार्टिंग करेगा तो 6 पे जाएगा अगर 5 सेंटीमीटर कहा जाएगा उससे, ठीक है। बात आपको समझ में आई। रूलर पर 5 सेंटीमीटर, 2 से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ पे 0 से 1 होना चाहिए, फिर 1 से 2 होना चाहिए, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर का है, तो क्या होना चाहिए, 7 पे होना चाहिए करेक्ट। 5 सेंटीमीटर अगर आपको इससे नापना है तो पहला सही नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, ठीक है। बात आपकी ये सही हो सकती है, ठीक है। पर देखते हैं तीसरा क्या है, गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए और 7 को चिन्हित करना चाहिए, जो कि वांछनीय चिन्ह है, वांछनीय चिन्ह है। अब देखिए दूसरा और तीसरा आपका एक ही से फंस गए, जैसे क्या है, क्योंकि ये केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में, तो आपका दूसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा ज़्यादा सुटेबल है अभी, ठीक है। क्योंकि टूटा हुआ है तो उसे 2 से शुरू करना चाहिए और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय है। चौथा क्या है, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में, ना कि लंबाई के रूप में। चौथा भी गलत हो जाएगा। आपका क्या बचा, करेक्ट आंसर तीसरा। अगर टूटा हुआ रूलर मिला है तो चिन्हित करता है क्या, ये गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो कि वांछनीय चिन्ह है, मतलब इस फुटा में या रूलर में है नहीं, ठीक है। तो 53 का आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है, उमा जो है, क्वेश्चन नंबर 54, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, ठीक है। उमा को अगर हम पढ़ा रहे हैं सम और विषम संख्याएं, तो वह सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए हैं, ठीक है, 20 कंकड़ ले लिए अलग अलग रंग के, और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा है, और उससे जोड़े बनाने के लिए कहा है। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा है। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए हैं उन्हें जोड़े कहा गया, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके नहीं बन पाए, तो आगे देखो जिनके मतलब जोड़े बने हैं या नहीं बने उनके देखिए क्या है। तो उमा क्या कर रही है, चाक्षुष शिक्षार्थी है। चाक्षुष का मतलब क्या होता है, देख के बताना, किसी आकृति के हिसाब से, जैसे इसकी 3 है तो त्रिभुज होगा, 4 है तो चतुर्भुज, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, तो चौथा तो पहला तो नहीं होगा, चाक्षुष शिक्षार्थी नहीं है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, नहीं, कायिक गतिक शिक्षार्थी भी नहीं है ये। तीसरा क्या है, श्रव्य शिक्षार्थी है, तो श्रव्य थोड़ा नहीं है, देखिएगा भी तो श्रव्य शिक्षार्थी गलत हो गया। तो चौथा क्या बचा है, व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, हाँ बात सही है, ठीक है। उसे अगर संकल्पना समझ में नहीं आए तो उसे खुद अपने अंदर समझना है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, ठीक है, कि उसके पास मतलब खुद से एक थोड़ा सा टाइम निकाल के पर्सनल उसको पढ़ाया जाए, पर्सनल समझाया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, 54 नंबर, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 54 का चौथा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आंकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आंकलन निर्देश क्या होंगे, आंकलन निर्देश देखिए, पहला क्या है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। कक्षा 4 का बच्चा है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, हाँ, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, ठीक है, परिशुद्ध रूप से। देखिए रेखाखंड वो खींच सकता है, भले उसे पता है, लेकिन वो परिशुद्ध रूप से शुद्ध होने की उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो कक्षा 4 का बच्चा है, छोटा है काफी, ठीक है। तो आपका पहला आप देख लीजिए, हो सकता है। दूसरा क्या है,
सेंटीमीटर और इंच में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, परिशुद्ध रूप से वो माप नहीं सकता है, ठीक है। चौथा दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि कक्षा 4 का विद्यार्थी है। तीसरा क्या है, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंडों को माप सकता है तथा रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। नहीं, अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है या माप सकता है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। परिशुद्ध रूप से वो नहीं कर सकता है ऐसा। चौथा क्या है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित करता है। हाँ, ये कक्षा 4 लायक वाली ट्रिक है, ठीक है। पहला देखिए क्या था, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, हाँ। बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिचित रूप से रेखाखंड सीख सकता है। देखिए इसमें परिचित रूप से, तो आपका पहला भी गलत हो जाएगा। बच्चा क्या आपका चौथा ही है जो करेक्ट आंसर होगा। क्या कक्षा 4 का जो बच्चा है, रेखा और ज्यामितीय पाठ के आकलन के निर्देश होंगे तो क्या होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है वह, और उन्हें परिभाषित कर सकता है, ठीक है, कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। तो 55 का आपका आंसर नंबर चौथा आपका करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या अगला क्वेश्चन नंबर क्या 56 क्या बोल रहा है, कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, ठीक है। कक्षा में शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करना है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों आदि का प्रयोग, ठीक है। तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य है इन सबके पीछे, देखिए ऑप्शन नंबर पहला दिया है, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता। विभिन्न परिभाषाएं खोजनी है, ठीक है। परिभाषा खोजने की तो नहीं होगा पर देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्या है, विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। ये पहले से ज़्यादा सुटेबल आंसर है, ठीक है। तो पहला आप हटा दीजिए, दूसरा ज़्यादा सही है। तीसरा क्या है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, नहीं कंठस्थ करने में तो बिल्कुल नहीं। चौथा क्या है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, नहीं। आपका दूसरा ही करेक्ट आंसर होगा। अगर वो क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि, तो क्या कर रही है वो विभिन्न परिप्रेक्ष्य से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता कर रही है कि बच्चे को चतुर्भुज अच्छी रूप से समझ में आ जाए, कि उसे आगे चतुर्भुज में से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और सम्मुख, सामने वाले सम्मुख होंगे, ऊर्ध्वाधर अलग अलग संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं। उन्होंने कई आकृतियां खींची हैं, कोणों को मापा है और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। और उन्होंने फिर पाया है, खींचने के बाद जब उन्होंने बना लिया है कोई भी कोण ऐसे, उनके उसके बाद क्या किया है, उसने देखा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। इस केस में वैन हेले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या है, देखिए वैन हेले ने क्या कहा है। देखिए उसने क्या है, पहले पूरा सोल्यूशन किया, उसके बाद उसका आंसर किया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहला चाचुषीकरण के स्तर पर, चाचुषीकरण तो नहीं होगा ना, ये चाचुषीकरण में क्या, वो तो रटने वाली चीज होती है कि त्रिभुज चतुर्भुज। अब वो कोण समान होंगे, कोण अगर आपको आकृति दूसरी दे दी है तो पक्का थोड़ा नहीं कोण समान होंगे, ठीक है। तो ये हटा दीजिए। दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर पर, विश्लेषण किया उसने, देखिए सब कुछ करके विश्लेषण, तो आपका दूसरा आंसर हो सकता है। पर तीसरा क्या है, अनौपचारिक निगमन नहीं होगा, निगमन स्तर पर नहीं होगा। तो बच्चा सिर्फ दूसरा ही है, विश्लेषणात्मक स्तर। उसने विश्लेषणात्मक किया है क्योंकि पहले उसने फिगर बनाया है, फिर उसने नापा तौला है अपना, ठीक है। तो उसने विश्लेषण किया हुआ है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर दूसरा, विश्लेषणात्मक स्तर पर, ठीक है। वैन हेले के अनुसार ये क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर है, ठीक है। तो 57 का आपका दूसरा आंसर सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 58 58 में क्या कहा गया है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हॉट्स, नहीं आपने मैथ की बुक में पीछे देखेंगे हॉट्स दिए होते हैं, ठीक है। हॉट्स का है मतलब हिंदी में क्या है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल। अगर ऐसा होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। हॉट्स पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं, ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है, तथ्यों की, नियमों की और सूत्रों के ज्ञान की। हॉट्स नहीं, इसका तो नहीं करते हैं क्योंकि उसकी क्या लेवल ही थोड़ा सा उठा होता है। दूसरा क्या है, एल्गोरिथम के ज्ञान, नहीं। तीसरा क्या है, संकेतों और चित्रों के ज्ञान, नहीं। चौथा क्या है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो आपका चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। हॉट्स क्या करते हैं, कुछ सीमा तक आपका जो आपका ज्ञान है उसे थोड़ा और उठाते हैं और देखते हैं आप कहाँ तक विचार कर सकते हैं, कहाँ तक इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ज्ञान तो आपको आएगा ही, ठीक है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान का प्रयास करते हैं हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है। 58 का चौथा आंसर सही है। अगला देखिए क्या है, 59
59 में क्या दिया है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। क्या होगा, पहला देखिए प्रश्नोत्तरी नहीं, ये बोरिंग काम लगेगा। दूसरा क्या है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करना है। रोल प्ले से हम विश्लेषण और समझ का आकलन कैसे करेंगे, नहीं तो भूमिका निर्वाह नहीं होगा। तीसरा क्या है, वर्ग पहली आपकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें विश्लेषण निकालना पड़ेगा क्या कह रहा है। चौथा क्या है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा चौथे के आगे, क्योंकि चौथा ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो 59 का आपका आंसर क्या होगा, चौथा ही होगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। क्यों, सर्वेक्षण मतलब उसमें पहले से देखा जा चुका है क्या आधारित है और क्या इससे निकलेगा। ठीक है, बस बच्चे को दी गई है इसे सॉल्व करने के लिए, ये पहले से वेरीफाइड है। ठीक है, इसलिए आपका 59 का ऑप्शन नंबर चौथा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना जो है वो विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित होगी। 59 का ऑप्शन नंबर चौथा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60। क्वेश्चन नंबर आखिरी 60 नंबर क्या कह रहा है, त्योहारों के समय में, ठीक है, त्योहार का समय चल रहा था, तो त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। ठीक है, सेल लगी हुई है कोई भी, ठीक है, प्रतिशत प्रकरण के समय सेल की कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, तो देखिए इस प्रकार की चर्चा कक्षा में क्या लाभ देगी। पहला ऑप्शन क्या है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में, एक दूसरे के विचार सुनेंगे, हाँ, विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ठीक है, हाँ, आपका ऑप्शन पहला हो सकता है। दूसरा देखिए क्या है, क्यों उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये कक्षा के शोर स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। वाद विवाद है, ठीक है, लेकिन बात क्या की चर्चा शुरू की है, वाद विवाद, ठीक है, तो देख लेते हैं पर तीसरा भी। चौथा क्या है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है जो कक्षा के माहौल को खराब करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचा आपके पास, देखो दूसरा और चौथा तो आपका गलत हो गया, बचा पहला और तीसरा है। पहले और तीसरे में देखिए क्या है, तीसरा कह रहा है आप अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाएगी। वाद विवाद के कौशल, और इसमें क्या है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसमें क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया है, त्यौहार में सेल के बारे में कोई भी चर्चा करनी है तो उसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो आपका 60 का ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए आपका किसका था, ये आपका नवंबर 2012 का पेपर था। ठीक है, ये आपका कौन सा पेपर था, नवंबर 2012 का। ठीक है, अगले दिन फिर से मिलते हैं फरवरी 2012 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।